हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम नई वीडियो के साथ नए अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं जो एमपी बोर्ड क्लास 10वीं की नवनीत का है। पाठ 5 प्रकृति चित्रण पद्य खंड से लिया गया है। तो इसके बारे में, इसके अभ्यासकार के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। कवि के अनुसार वनों और बागों में किसका विस्तार है। उत्तर है कवि के अनुसार वनों और बागों में बसंत ऋतु का विस्तार है। बादल को घिरते देखा, तन मन और वन में परिवर्तन किसके प्रभाव से दिखाई दे रहा है। उत्तर है तन मन और वन में परिवर्तन बसंत ऋतु के प्रभाव के कारण दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है कन्हैया के मुकुट की शोभा क्यों बढ़ गई है। उत्तर है शरद ऋतु की चांदनी की छवि पाकर कन्हैया के मुकुट की शोभा बढ़ गई है। अगला प्रश्न है कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते देखा है। उत्तर है कवि ने हिमालय की झीलों में कवि ने हिमालय की झीलों में कमल नाल को खोजने वाले तैरते हुए हंसों को देखा है। अगला प्रश्न है कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है। उत्तर है कवि ने मानसरोवर झील के समीप हिमालय की ऊंची चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। अगला प्रश्न है कौन अपनी अलग नाभि से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है। उत्तर है कस्तूरी मृग अपनी अलग नाभि से उठने वाले परिमल के पीछे पीछे दौड़ता है। अगला प्रश्न है बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। उत्तर है बसंत ऋतु के आगमन पर कुंजों में भौरे गुंजार करने लगते हैं। उनके झुंड के झुंड आम के बोरों पर चक्कर लगाने लगते हैं। बेहद पक्षी समाज में तरह तरह की आवाज़ों के साथ द्वारा बसंत की खुशी का वर्णन होने लगता है। ऋतुराज के आने पर प्रकृति में भांति भांति के रंग बिरंगे रंग बिखरने लगते हैं। अगला प्रश्न है यमुना तट पर किसकी छटा बिखरी हुई है। उत्तर है यमुना तट पर अखंड रास मंडल की छटा बिखरी हुई है। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार घनेरी घटाएं क्या कर रही हैं। उत्तर है कवि के अनुसार घनेरी घटाएं घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करने लग जाती हैं और फिर उनकी गर्जना थमने का नाम नहीं लेती हैं। अगला प्रश्न है निशि काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है। उत्तर है निशा काल से चिर अभिशापित चकवा चकवी को कहा गया है। कवियों की मानता है कि चकवा चकवी रात के समय वियोग हो जाते हैं। यह वियोग उन्हें किसी शाप के द्वारा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कवि ने भीषण जाड़ों में किसको गरज गरज कर भिड़ते देखा है। उत्तर है कवि ने भीषण जाड़ों में महादेव के झंझावात से गरज गरज कर भिड़ते देखा है। अगला प्रश्न है पद्माकर ने वर्षा ऋतु का प्रकृति चित्रण किस तरह किया है, उल्लेख कीजिए। उत्तर है पद्माकर ने वर्षा ऋतु में चारों ओर चमकने वाली बिजली और शीतल मंद सुगंधित वायु बहने की तथा घनेरी घटाओं के घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करने का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार वसंत का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। उत्तर है कवि के अनुसार वसंत का प्रभाव फूलों में, केली में, कछारों में, कुंजों में, क्यारियों में और सुंदर खिलती हुई कलियों में, पत्तों में, कोयल में, पलाशों में, समस्त द्वीपों में और ब्रज के बाग बगीचों और युवतियों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ से किसे माना है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ मेघदूत को माना है। अलकापुरी से जब यक्ष को निर्वासित कर दिया गया तो वह अपनी प्रेमिका के वियोग में दुखी रहने लगा। वर्षा ऋतु के आने पर यक्ष ने बादल को दूत बनाकर अर्थात मेघदूत के माध्यम से
ही अपनी प्रेमिका को प्रेम संदेश भेजा है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के अनुसार बसंत ऋतु के उषा काल का वर्णन कीजिए। उत्तर है, नागार्जुन के अनुसार बसंत ऋतु के उषा काल का वर्णन इस प्रकार है। बसंत ऋतु का सुप्रभात। उस समय मंद मंद गति से हवा चल रही थी। सूर्य की प्रातःकालीन कोमल किरणें पर्वत के शिखरों पर स्वर्णिम आभा में गिर रही थी। रात में चकवा चकवी का वियोग क्रंदन सुनाई पड़ता था तथा सरोवर के किनारे काई की हरी दरी सी पर प्रातः काल में उनको प्रणय आलाप करते देखा। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखते हैं पंक्ति, कौन बताए वह छाया मैं गरज गरज भिड़ते देखा। पंक्ति का भाव है, उत्तर है, कविवर नागार्जुन कहते हैं कि इस कैलाश शिखर पर धनपति कुबेर की अलका नगरी का पुराणों में उल्लेख मिलता है, लेकिन आज तो इसका यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं है। न ही हमें कालिदास के आकाश में विचरण करने वाले उस मेघदूत का कहीं पता मिलता है। हमने बहुत प्रयत्न कर लिए पर वह ढूंढने से भी नहीं मिला। ऐसा हो सकता है कि वह छायामय मेघदूत यही कहीं जाकर बरस गया होगा। फिर कवि कहता है कि इन बातों को छोड़ो, मेघदूत तो कवि कालिदास की कल्पना थी। मैंने तो भयंकर कड़कड़ाते जाड़ों में आकाश को चूमने वाले कैलाश के शिखर पर घनघोर झंझावातों में महादेव जी को उनसे गरज गरज कर युद्ध करते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अगली पंक्ति है, और भांति कुंजन और बन गई। व्याख्या है, कविवर पद्माकर कहते हैं कि बसंत ऋतु में कुंजों में ही और ही प्रकार की सुंदरता छा गई है तथा भौरों की भीड़ में अनोखी गुंजार सुनाई दे रही है। डालियाँ, झुंडों तथा आम के बोरों में नई आभा आ गई है। गलियों में और ही भांति की शोभा छा गई है। पक्षियों के समाज में भी और ही प्रकार की बोलियां सुनाई दे रही हैं। ऐसे श्रेष्ठ ऋतुराज बसंत के अभी 2 दिन ही नहीं चुके हैं, फिर भी सर्वत्र और ही प्रकार का रस है, और ही प्रकार की रीति, और ही प्रकार का राग, और ही प्रकार के रंग सर्वत्र छाए हुए हैं। इस ऋतु में मनुष्य के शरीर और ही प्रकार के हो गए हैं, और ही प्रकार के मन, और ही प्रकार के वन और बाग हो गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह। पंक्ति पाठ्य पुस्तक की किस कविता से ली गई है? सोचिए जरा आप, किस कविता से ली गई है? तो उत्तर है, बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न है, कन्हैया के मुकुट की शोभा किसके द्वारा बढ़ गई है? उत्तर है, शरद की चांदनी के द्वारा। कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? उत्तर है, नवल धवल गिरि पर। निस्सा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है? उत्तर है, चकवा चकवी को। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने तैरते हुए देखा है हंसों को। खालिस्तान भरिए। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। वर्षा ऋतु का वर्णन पद्माकर ने विरह को बढ़ाने वाली ऋतु के रूप में किया है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बाग में, बागन में, बागियों में बसंत है। शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने हंसों को तैरते देखा है। सत्यासत्य। ताप 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। सत्य। ऋतु वर्णन कविता में
कवि पद्माकर ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। असत्य। हिमालय पर बादलों की स्थिति सदैव एक सी रहती है। असत्य। बादल को गिरते देखा है कविता में तुलसीदास जी की है। असत्य। सही जोड़ी मिलाइए। पद्माकर कवि ने बसंत, वर्षा और शरद ऋतु का सही जोड़ी मिलाइए। पद्माकर कवि ने बसंत, वर्षा और शरद ऋतु का प्रभावशाली वर्णन अपने काव्य में किया है। रात्रि से चिर अभिशापित बादल को चकवा चकवी। नागार्जुन कविता है। बादल को गिरते देखा। बिजली चमक रही है। लौंग की लताएं लावण्य हो उठी हैं। एक शब्द में उत्तर। पद्माकर कवि को किस काल का कवि माना है? तो रीतिकाल का। ऋतु वर्णन में कवि ने प्रमुख रूप से इन पदों में किस ऋतु का वर्णन किया है? शरद, वसंत, वर्षा ऋतु का। पद्माकर कवि ने विरह को बढ़ाने वाली ऋतु कौन सी मानी है? वर्षा ऋतु। चकवा चकवी कब बेबस हो जाती हैं? रात्रि में। कवि नागार्जुन ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते देखा है? तो उत्तर है हंसों को। सारांश देख लीजिए। अगली पंक्तियां हैं। फूलन में, केली में, कछालन में, कंजन में। व्याख्या देखते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत छंद संदर्भ है प्रस्तुत छंद प्रकृति चित्रण के अंतर्गत ऋतु वर्णन शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता पद्माकर जी हैं। प्रसंग है। इस छंद में कवि ने बसंत की चारों ओर फैली हुई मादकता का वर्णन किया है। व्याख्या है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि नदी के फूल में, क्रीड़ा स्थलों में, कछारों में, कुंजों में, क्यारियों में, कलियों की सुंदर कलियों में बसंत किलकारी मार रहा है। पुष्पों की पराग में, पवन में, पत्तों में, कोयल में और पलाशों में बसंत पगा हुआ है। घरों के द्वारों, दिशाओं में, दुनिया में, देशों में, दीपों में और दिशाओं में बसंत दीप्तमान हो रहा है। गलियों में, ब्रज मंडल में, नव युवतियों में, बेलों में, वनों में, बागों में चारों ओर बसंत की बहार छाई हुई है। विशेष है। कवि ने बसंत की मादकता छटा का संपूर्ण संसार में प्रसार दिखाया है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा, ब्रजभाषा। अगली पंक्तियां आप देख लीजिए। और भांति कुंजन में गुजरत भीर भौर। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या है। कवि पद्माकर कहते हैं कि बसंत ऋतु में कुंजों में और ही प्रकार की सुंदरता छा गई है तथा बहारों की भीड़ में अनोखी गुंजार सुनाई दे रही है। डालियों में, झुंडों और आम के बोरों में नई आभा छा गई है। गलियों में और ही भांत की शोभा छा गई है। पक्षियों के समाज में भी और ही प्रकार की बोलियां सुनाई दे रही हैं। ऐसे श्रेष्ठ ऋतुराज बसंत के अभी 2 ही दिन भी नहीं चुके हैं, फिर भी सर्वत्र और ही प्रकार का रस है, और ही प्रकार की रीति है, और ही प्रकार के राग हैं तथा और ही प्रकार के रंग सर्वत्र छाए हुए हैं। इस ऋतु में मनुष्य के शरीर और ही प्रकार के हो गए हैं, और ही प्रकार के मन तथा और ही प्रकार के वन और बाग हो गए हैं। विशेष है। वसंत ऋतु को इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ऋतुराज की पदवी दी गई है। वसंत में प्रकृति तथा पुरुष सभी एक विचित्र प्रकार की नवीनता आ जाती है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। पंक्तियां हैं। अगला पद्यांश है। चंचला चला के चहु ओरन ते चाह भरी। पंक्तियां पढ़ लीजिए। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है।
इस छंद में कवि ने पावस ऋतु का सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। व्याख्या है, कविवर पद्माकर कहते हैं कि पावस ऋतु में बिजली चारों ओर बड़ी चाहना से चमक रही है। एक बार वह बिजली आकाश में छा गई तो अभी तो सभी को आश्चर्यजनक लगने लगी। कवि पद्माकर कहते हैं कि लवंग की सुंदर लता इस ऋतु में को बहुत ही अच्छी लग रही है। एक बार यदि वह लवंग लता झुक गई तो फिर वह निरंतर झुकती ही जाती है। बे वीर तू ही बता, ऐसे सुहावने समय में जबकि शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही हो तो मैं तेरे बिना कैसे धैर्य धारण करूं। यह सुगंधित वायु एक बार यदि तन को सुवासित करने लगी तो फिर वह निरंतर ही सुवासित करती रहेगी। इस ऋतु में बादलों की घनी घटाएं घुमड़ घुमड़ कर बार बार आ रही हैं। यदि वे घटाएं एक बार गर्जन करने लगीं तो फिर निरंतर गर्जना करने लगेंगी। विशेष वर्षा ऋतु का बड़ा ही मोहक वर्णन है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। ब्रजभाषा का प्रयोग है। अगली पंक्तियां हैं, तालने पे ताल पे, तमालन पे मालन पे। ये पंक्तियां पढ़ लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। इस छंद में कवि ने शरद ऋतु की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि पद्माकर कहते हैं कि तालाबों पर, ताड़ पर, तमाल वृक्षों पर और मालाओं पर, वृंदावन की गलियों एवं बंसी वट पर और सभी ओर शरद ऋतु की बहार छाई हुई है। कविवर पद्माकर कहते हैं कि संपूर्ण रासमंडली पर तथा कालिंदी के तट पर शरद ऋतु की महान छटाएं उमड़ रही हैं। पृथ्वी पर, छप्परों पर, छतों पर शरद ऋतु छाई हुई है। सुंदर लताओं पर लाडली अर्थात राधा जी की लटों पर शरद ऋतु की यह चांदनी भली भांति छाई हुई है और यही शोभा आज श्री कृष्ण के मुकुट पर छाई हुई है। विशेष शरद ऋतु की सुंदरता वर्णन, अनुप्रास अलंकार की छटा, ब्रजभाषा का प्रयोग। अब नए पद्यांश को देखेंगे। बादल को घिरते देखा, इसके सारांश को पढ़ लीजिए। अगली पंक्तियां हैं, अमल धमल गिर के शिखरों पर, तो इसको पढ़ लीजिए। शब्दार्थ इसके हैं, संदर्भ है इसका। प्रस्तुत छंद बादल को घिरते देखा शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। प्रसंग है, बादल को घिरते देखकर कवि की कल्पना स्फुटित हुई है, उसी का यहाँ वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि नागार्जुन कहते हैं कि निर्मल और श्वेत पर्वत के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर के उन सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। विशेष कवि ने प्रकृति चित्रण बड़ा ही मोहक है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर, ये पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस छंद में कवि ने मानसरोवर झील में तैरने वाले हंसों का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि नागार्जुन कहते हैं कि ऊंचे हिमालय पर्वतों की तलछटी में छोटी और बड़ी कई झीलें हैं। उनके सांवले और नीले जल में मैदानी भागों से उड़ उड़कर आने वाले तथा वर्षा की उमस में से व्याकुल हुए एवं तीखे तथा मीठे कमल नाल को खोजते फिरते हंसों को मैंने तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। विशेष है, मानसरोवर झील की प्राकृतिक सुषमा तथा उसमें तैरने वाले सुंदर हंसों का मनमोहक वर्णन है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, भाषा खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, ये पंक्तियां पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत छंद में कवि ने वसंत ऋतु के सुप्रभात की मनोहर झांकी का वर्णन किया है।
व्याख्या है। कविवर नागार्जुन कहते हैं कि वसंत ऋतु का सुप्रभात था। उस समय वायु मंद मंद गति से बह रही थी तथा प्रातःकालीन सूर्य की कोमल किरणें अगल बगल के सुनहरे शिखरों पर बिखर रही थी। उस समय एक दूसरे से अलग होकर सारी रात वियोग में बिता देने वाले, अनंत काल से अलग रहने का अभिशाप पाए हुए उन बेबस चकवा चकवी का वियोग दुख से उत्पन्न क्रंदन याकायाक बंद हो गया। प्रातःकाल होने पर उस महान सरोवर के किनारे कोई काय की हरी पट्टी पर उन चकवा चकवी को परस्पर प्रेमालाप में झगड़ते हुए मैंने देखा, बादल को घिरते देखा। विशेष चकवा चकवी रात में एक दूसरे से अलग होकर विरह जन्य क्रंदन करते रहते हैं। प्रातःकाल दोनों का संयोग होने पर प्रणय क्रीड़ाएं करने लगते हैं। वसंत ऋतु की मादकता का वर्णन भाषा खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं पद की। दुर्गम बर्फानी घाट में, ये पंक्तियां पढ़ लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। इस छंद में कवि ने दुर्गम बर्फीली घाटियों में दौड़ते हुए कस्तूरी मृगों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है। कविवर नागार्जुन जी कहते हैं कि दुर्गम बर्फ से ढकी हुई चोटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर नाभि से उठने वाली स्वयं की अदृश्य उन्मादक गंध को ढूंढते हुए तथा उसकी खोज में भटकते हुए चंचल तथा तरुण कस्तूरी मृगों को स्वयं अपने ऊपर चिढ़ते हुए मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। विशेष कस्तूरी मृग की नाभि में अदृश्य रूप से छिपी रहती है, पर कस्तूरी मृग अपने अंदर छिपी हुई कस्तूरी को न जानकर उसकी खोज में इधर उधर भटकता फिरता है। अनुप्रास अलंकार की छटा भाषा खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, पंक्तियां पढ़ लीजिए, शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। इस पद में कवि ने कैलाश पर्वत की सुंदरता का वर्णन करते हुए पौराणिक आख्यानों की चर्चा की है। व्याख्या है। कविवर नागार्जुन जी कहते हैं कि इस कैलाश शिखर पर धनपति कुबेर की अलका नगरी का पुराणों में उल्लेख मिलता है, लेकिन आज तो इसका यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं है। न ही हमें कालिदास के आकाश में विचरण करने वाले उस मेघदूत का कहीं पता मिलता है। हमने बहुत प्रयत्न कर लिए, पर वह ढूंढने से भी नहीं मिला। ऐसा हो सकता है कि वह छायामय मेघदूत यहीं कहीं जाकर बरस गया है। फिर कवि कहता है कि इन बातों को छोड़कर मेघदूत तो कालिदास की कल्पना थी। मैंने तो भयंकर कड़कड़ाते जाड़ों में आकाश को चूमने वाले कैलाश के शिखरों पर घनघोर झंझावातों में महादेव जी को उनसे गरज गरज कर युद्ध करते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इस छंद में कवि ने गगनचुंबी कैलाश शिखर की प्राकृतिक छटा का सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, भाषा खड़ी बोली है। तो देखा हमने इन पदों को इस वीडियो के माध्यम से इस अभ्यास कार्य को संपूर्ण किया। धन्यवाद।